नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लीगल फैटर्निटी। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर चल रहा है, उस पे आज हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, इंडस सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन किस प्रकार से हुआ, सिविलाइजेशन में क्या महत्वपूर्ण अंग रहे, तो उनके बारे में हम डील कर चुके हैं। तो हमारा इंडस सिविलाइजेशन जो लोगों ने अभी हिस्ट्री के लेक्चर के पिछले जो हमारे लेक्चर हुए हैं उनको ना देखा तो कृपया जाकर देख ले। यहाँ पे आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत नए जुनून और उत्साह के साथ बात करेंगे। यहाँ पे वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वैदिक पीरियड होता क्या है, और अगर वैदिक पीरियड अगर ये पीरियड माना जा रहा है इस काल के अंदर, तो इस काल खंड के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो वैदिक पीरियड है, क्या ये एक प्रकार का सिविलाइजेशन है या कुछ और है, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर हैं, किस तरीके की वहाँ सोसाइटी थी, किस तरीके के वहाँ लोग किस तरीके से सिविलाइज होते थे, कौन कौन से ऐसे फीचर थे जो इसको इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाते हैं, या जो हमको इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्यों इस जो पीरियड है उसका इतना महत्व है। जैसे आप देखते हैं कि इसमें वेदाओं के बारे में बात की गई कि हमारा हिंदुइज्म किस तरीके से एक जो फेथ है, एक कल्ट है, एक रिचुअल्स है, किस तरीके से ट्रेडिशन है, कई सारी हमारी जो एंशियंट कस्टम्स हैं, यूजेज है, उनको किस तरीके से ये दिखाता है। ये सिविलाइजेशन क्या कहाँ से आया, और सिविलाइजेशन में जो आर्यन की एक फिलॉसफी है, वैदिक आर्यन पीरियड, वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये सिविलाइजेशन यहीं पे डेवलप हुआ या ये कोई और सिविलाइजेशन थे जो कहीं ना कहीं माइग्रेट होकर इंडिया में आए, तो इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पीरियड का मतलब ही होता है किसी चीज का कालखंड। अगर वो कालखंड है तो वो एक तरीके का एक्शन है। तो एक एक्शन में क्या है, बहुत सारी चीजें घटी हुई उस कालखंड में, बहुत सारी चीजें। जैसे आजकल आप इस 21 सेंचुरी में रह रहे हैं, तो अब ये 21 सेंचुरी का कालखंड है, यहाँ डे टू डे रोज एक्टिविटी घटती है। वैसे एंशिएंट टाइम में जब वैदिक पीरियड था तो उसमें ये भी एक प्रकार का काल ही खंड था, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड था। ये टाइम पीरियड ये बताता है कि उस पीरियड पे क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्या ऐसे महत्वपूर्ण चीजें थे, किस प्रकार का सिविलाइजेशन था, कैसे लोग रहते थे, क्या उनका इंटरेक्शन किस तरीके से करते थे, क्या वो खाते थे, क्या वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, किस तरीके का धर्म का वो यूज करते थे, पालन करते थे, और कौन कौन सी चीजें जो एक सोसाइटी को मजबूत करके बांधे हुए थे, और किस तरीके से जो वैदिक पीरियड हुआ वो फ्लरिश हुआ। फिर इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, फिर ऐसी कौन सी चीजें घटी कि इसके बाद हम वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़े, उस वैदिक पीरियड में क्यों वैदिक पीरियड का सत्यानाश हुआ। ये सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में डील करूंगा। हालांकि यहाँ हम वन बाय वन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने आज की फिलॉसफी की तरफ कि वैदिक पीरियड बेसिकली क्या है। तो वैदिक पीरियड एक प्रकार का सिविलाइजेशन है। अभी सिविलाइजेशन क्या होता है, तो सिविलाइजेशन एक ह्यूमन का जब इंटरेक्शन होता है, कोई नई सभ्यता कहीं पे आती है, रहती है, निवास करती है, सेटलमेंट बनाती है, वहां पे इंटरेक्ट करती है, उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम होते हैं, यूजेज होते हैं, बिलीफ होता है, वैल्यू होता है। तो सारी चीजें मिलके ही एक सोसाइटी का निर्माण करती हैं। सोसाइटियां भी कई प्रकार की हो सकती हैं कि क्या सोसाइटी एक तरीके की पूरी तरीके से मेल डोमिनेंस सोसाइटी है या फीमेल डोमिनेंस सोसाइटी है, या सोसाइटी क्या ट्रेडिशनल सोसाइटी है या मॉडर्न सोसाइटी है, किस तरीके का अप्रोच है। तो उसी अप्रोच को मैं यहाँ पे डील करने का प्रयास करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब हम वन बाय वन इसके बारे में समझेंगे। तो ये तो एक बेसिक सिनारियो था कि किस तरीके से वैदिक पीरियड काम करता है। और वैदिक पीरियड एक प्रकार का सिविलाइजेशन है, क्योंकि कल्चर का मतलब ही होता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं, आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, आपके ट्रेडिशन क्या है, आपके रूल्स रेगुलेशन क्या है, आपके नॉर्म्स क्या है। ये सारी चीजों से मिलकर ही कल्चर बनता है, क्योंकि कल्चर एक प्रकार की संस्कृति है। वो संस्कृति में सारे लोगों की हिस्सेदारी है। हम एक तरीके से उस ट्रेडिशन में बंधे हुए, हम उस एक टेरिटरी के अंदर हैं,
तो वो हम जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसी को हम कल्चर का नाम देते हैं। कल्चर में भी कई प्रकार के डायमेंशन है, अगर आप तो देखेंगे, कभी मैं कल्चर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जहां पे मैं आपको मटेरियलिज्म कल्चर की, नॉन मटेरियलिज्म कल्चर की। मटेरियलिज्म में जितना भी आप मटेरियल चीजें देख रहे हैं, चाहे आप घर देख रहे हो, कोई गाड़ी देख रहे हो, कोई वस्तु देख रहे हो, कोई मंदिर देख रहे हो, कोई आर्किटेक्चर देख रहे हो, कोई पेंटिंग देख रहे हो, या कोई और भी मैन मेड चीज देख रहे हो, तो सारी मटेरियल के अंदर आती। नॉन मटेरियल में जो आपकी थिंकिंग है, आपके बिलीव है, आपके पर्सपेक्टिव है, आपकी आइडिया है, आपके यूजेज है, आपके कस्टम है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें आती हैं। अगर इन्हीं सारी चीजों का आप अलग अलग अगर इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो आपको इंडियन एविडेंस में सेक्शन 11 में भी इसकी बात दी गई है कि कस्टम एक्चुअली होते क्या है, क्या कंसर्न एशियंट होते हैं, क्या ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होते हैं, एंटीक्यू होते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हनन नहीं करते हैं। तो जो कभी मैं उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम डील करेंगे। कस्टम कैसे बनते हैं, क्योंकि पहले हैबिट बनती है, हैबिट से यूजेज बनते हैं, यूजेज से कस्टम निकल के आते हैं, तो इस तरीके से हम डील करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बेसिकली आर्यन के बारे में, हम वैदिक पीरियड को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वैदिक पीरियड है उसको हम वैदिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको समझाया कि कल्चर के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जितना भी कल्चर वैदिक पीरियड है वो कहीं ना कहीं लोग ही तो रहे होंगे, जहां से माइग्रेट हुए होंगे, उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या पर्सपेक्टिव था, उसी को लेकर तो कल्चर का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक तरीके का वैदिक कल्चर है। तो आशा करता हूँ अब सीधी सी बात है, जिस तरीके से आजकल सोसाइटियां चल रही हैं, एशियन टाइम में भी चल रही होंगी, तो जो उनका टाइम पीरियड के बारे में हमको पता चलता है कि ये जो कल्चर था या जो पीरियड था वो किस समय फ्लरिश कर रहा था, उसका टाइम पीरियड क्या था, किस समय लोग रह रहे थे। तो जब हम कभी इसके बारे में, अगर वैदिक पीरियड के बारे में हमको सबसे पहले समझना होगा, तो हम यही जानेंगे कि ये 1500 से 600 बीसी के करीब इसके बारे में बात हुई थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और सबसे पहले अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो हमको सबसे पहले हिंदुइज्म, जिसको आज हम आजकल कह सकते हैं कि दुनिया में 3 ही ऐसे धर्म है जो सबसे पुराने धर्म है, उसमें से जो क्रिश्चियन है वो सबसे पुराना है, इसके बाद मुस्लिम जो इस्लाम है वो है, और इसके बाद हिंदुइज्म है। हालांकि हिंदुइज्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। तो इस वजह से, और ये हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है ये बेसिकली कहीं पे दिया नहीं कि ये हिंदुइज्म क्या है, ये ऐसा माना जाता है कि जो ये आर्यंस लोग थे, ये जो आर्यंस माइग्रेट होकर आए थे, ये सबसे पहले हिंदकुश नाम की जगह से आए थे। तो उसकी वजह से जो लोग थे तो उनका एक फेथ डेवलप हो गया, उसी फेथ को इन्होंने नाम दे दिया हिंदुइज्म। हालांकि कहीं पे दिया नहीं हुआ, लेकिन जो सनातन धर्म है या वेद है उनके बारे में या स्क्रिप्चर के बारे में हमको थोड़ा बारा पढ़ने को मिलता है कि ये हिंदुइज्म क्या है। तो एक प्रकार का फेथ है, एक प्रकार की बिलीफ है लोगों की। ये ऐसा कोई बहुत पहले इसके बारे में कहीं दिया नहीं गया है कि ये हिंदुइज्म एक प्रकार का कुछ है, लेकिन ये फेथ के जरिए इस रिलीजन का निर्माण हुआ है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी रिलीजन होता है वो बेसिकली ह्यूमन के जो भी कंसाइंस होता है, जो उसका विवेक होता है, उसके आधार पे डेवलप होता है। बहुत सारे लोग हैं वो धर्म को मानते ही नहीं है, वो नास्तिक लोग हैं, उनको इससे लेना देना ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग के अंदर बिलीफ ऐसा डेवलप हो जाता है, या ऐसी उनकी एक तरीके की थिंकिंग डेवलप हो जाती है, एक तरीके का उनके अंदर रिचुअल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे उनको लगता है, या वो जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें ऐसा कि माइल डरखाइन ने इसके बारे में बताया था कि जो रिलीजन है वो बेसिकली एक प्रकार की सीक्रेट फिलॉसफी की तरीके है, जहाँ एक पवित्रता की जहाँ पे फीलिंग आ जाए उसी को उन्होंने, हालांकि इसके बारे में उन्होंने बोंगा और तमाम जो ट्राइबल सोसाइटियां थी वहां जाकर खोज करी उसको जानने के लिए कि लोग एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं उनको बड़ी अच्छी वहां खुशबू आती है, तो वो समझते हैं कि यहाँ कुछ है, तो वो उसी को मानने लगते हैं। वो जैसे उसको पेड़ को एक जगह बैठ के वहां से अच्छी सुगंध आ रही, तो उसी को पहले के लोग क्योंकि इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको लगता था यार यहाँ पे हमको पीस मिल रहा है, शांति मिल रही। तो ये जो मना और भोंगा का कॉन्सेप्ट दिया है, कभी जब सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में डील करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और जो वैदिक पीरियड है वो एक बहुत ही प्रकार का एक प्रॉस्परस हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन है, जहाँ पे
सब बहुत सारी चीजों को एक तरीके की ह्यूमन कंसाइंस के बारे में बात की गई, उसका विजडम, उसका विवेक, फिलोसफल थिंकिंग के बारे में, मनुष्य किस तरीके से सोचता है, सोचने का क्या नजरिया, उसका धर्म क्या है, क्या उसका लाइफ क्या है, किस तरीके से उसका पर्पजफुल जीवन है। तो इस सारी चीजों के बारे में बात की गई है। इसीलिए जो हम जब वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो हमको वहां पे ये पता चलता है कि जो ये सिविलाइजेशन है ये बहुत फ्लरिश टाइप का है, गोल्डन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे हमको वेदाओं के बारे में, उनके मंडल के बारे में, अलग अलग स्पिरिचुअल के बारे में, अलग अलग जो मंत्र हैं उनके बारे में, उच्चारण के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरीके से रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, क्या चीज को सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे वो आपका अश्वमेध यज्ञ की बात रही हो या राजाओं को किस तरीके से वो दान देते थे, सेक्रीफाइस करते थे, ताकि लोगों को एक तरीके से सेक्रीफाइस करने से वो ऐसा मानते थे कि इससे जो इंसान को है वो खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जिससे भगवान उनको या जो भी हो जिस भी बिलीफ को मानते तो उनको दुगना मिलेगा, वो खुश रहेंगे। क्योंकि जब चीजें बांटी जाती हैं तो इंसान जब स्वेच्छा से कोई चीज बांटता है तो उसके अंदर एक खुशी मिलती है, एक अलग प्रकार का उत्साह मिलता है उसी सा। और ये भी माना जाता था कि ये जो रिचुअल्स होते थे या सेक्रीफाइस होते थे वो उनको एक प्रकार का अगले जीवन में उनकी मदद करेंगे या उनको एक प्रकार से बेहतर वो उनका हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा, और वो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से फिलोसफिकल स्टैसी है परमानंद को प्राप्त कर सकेंगे और उनके अंदर काम, क्रोध, मैं, लोभ, ईर्ष्या, दोष, इनसे वो निकल पाएंगे और एक बेहतर जो उनका स्वधर्म है, जो स्वधर्म की फिलॉसफी होती है कि एक इंसान पैदा हुआ तो उसकी क्या यहाँ पे ड्यूटी है, जैसा कि कांट कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी से ओनली। भगवत गीता भी कहती है कि निष्काम कर्मयोग की जो फिलॉसफी है कि आप अपना काम करते जाइए, फल की चिंता न करिए। तो राजाओं का जो काम होता था, डिवाइन थ्योरी वो इसी बात करती थी कि भगवान ने राजाओं को इसीलिए इस संसार पे भेजा है ताकि वो प्रजा के देख रेख कर सके, उनके अंदर सेक्रीफाइस कर सके और लोगों के अंदर जो एक कामना, क्रोध, मैं, लोभ पैदा हो जाता है उससे वो निकल सके और एक बेहतर इंसान बन सके, फिलोसफिकल राह पे चल सके। क्योंकि फिलॉसफी का मतलब ही होता है वे ऑफ लाइफ, आप किस तरीके से जीते हैं, आप किसको निर्वाण की जिसको प्राप्ति गौतम बुद्ध कहते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे इसीलिए इतना एक रिमार्केबल फीचर बन के निकला। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि रिमार्केबल सिविलाइजेशन क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सबसे पहले इसमें ये पता चला कि कॉस्मोस कॉस्मिक नॉलेज का है, जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो स्वाभाविक सी बात है जब इतना रिमार्केबल फीचर रहा है तो सबसे पहले इसके ब्रह्मांड क्या है, भगवान कौन है, क्या एक भगवान है या उसके कितने अवतार है, क्या क्या बॉडी क्या है, आत्मा क्या है, क्या ये एक है या दो है, या कौन कौन से कर्म है, सारी चीजों के बारे में। चाहे वो आप न्याय फिलॉसफी की बात कर लीजिए, चाहे मीमांसा की बात कर लीजिए, चाहे वेदांत फिलॉसफी की बात कर लीजिए, तो ये सारी चीजें कि इंसान किस तरीके से आगे जा सकता है, क्या जो सही नॉलेज गेन करने का तरीका है, क्या वो ब्रह्मांड को समझने का, किसने बनाया, कौन क्या करा, कहाँ नदी है, क्या झरने हैं, इनका कौन क्रिएटर है, जैसे कहते हैं ना भूखंड विजेता कौन। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहें। और जैसा कि मैंने बताया सोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, आपको मैं समझा ही चुका हूं कि कोई चीज बिना ह्यूमन के संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि आप जिस अर्थ पे रह रहे हैं वहां दो ही प्राणी हैं, एक ह्यूमन है जिसको हम लिविंग कहते हैं, एक नॉन लिविंग है और उसके छोटे छोटे क्रिएचर है। तो उन्हीं क्रिएचरों से मिलकर, क्योंकि क्रिएचरों को भगवान ने इतनी आइडियोलॉजी और थिंकिंग नहीं दी है, इंसान ही है कि इस संसार में ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि विवेक है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग एयर वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि सिविलाइजेशन इंसान ही बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं हो, कैसे एक सांस्कृतिक का डेवलपमेंट कर पाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें 4 वेदाओं की बात की गई। इसमें बताया गया कि वेदा क्या है। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। कैसा नॉलेज? एक सुप्रीम नॉलेज, गॉड का नॉलेज, कॉस्मिक नॉलेज, इटर्नल नॉलेज, और जो भी सारी चीजें हैं वो इसी चीज पे बात करता है। तो ये ज्ञान की ट्रू ज्ञान क्या है?
क्या जो ट्रू ज्ञान है वो पैसा कमाना है, मतलब मटेरियलिज्म है, या स्पिरिचुअलिज्म है? तो ऐसा माना जाता है कि मटेरियलिज्म इंसान की जो भी बेसिक नीड है उनके लिए बनाया गया है, लेकिन कभी भी इंसान मटेरियलिज्म जीवन से नहीं खुश हो सकता। अगर ऐसा होता तो क्यों 4 स्टेज 5 स्टेज जो हम पढ़ते हैं कि पहले छोट जब गृहस्थ जीवन में उतरता है, फिर इसके बाद वो जाता है सन्यासी जीवन में उतरता है, तो ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी इंसान आएगा तो भाई किसी अगर वो यहाँ पे आया धरती में तो छोटा है, देखता है कि यहाँ सब पूरा माया जाल रचा हुआ है, तो उस माया जाल में वो फंस जाता है। धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि विवेक होती है या समय कहता है कि अब ये सारी चीजों से उसका मन ऊब जाता है, तो उसको लगता है कि मैं किस लिए पैदा हुआ, क्या मेरा यही उद्देश्य है कि मुझे बस अपने लिए सोचना है, अपना पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा बना लेना है और जितना पाऊं जिसका ले लूं, काम क्रोध ईर्ष्या मैं लोभ से भरा हुआ है। तो इन सारी चीजों से, ताकि जब वो भगवान के पास दोबारा जाए तो उसमें कोई अहंकार ना रह जाए, वो अहंकार डूब जाए, उसने जितने भी यहाँ पे कुकर्म करे हैं, गलत काम करे, उसको उसका जो भी पनिशमेंट है वो यहीं पे दे दिया जाए, ताकि जब वो अगली आत्मा उसकी सोल किसी दूसरे उसमें ट्रांसफर हो, जो भी बॉडी है, तो उसको ये सारी चीजें कभी ग्लानि ना फील हो, भगवान को भी लगे कि जो भी तुमने करा है, तुमने जो स्वर्ग नरक है वो यहीं पे, हालांकि ये सोचने की बातें हैं, जो आप अच्छे काम करते हैं उसी को आप स्वर्ग मान लीजिए, जो आप गलत काम करते हैं वही आपका नरक है। तो यही सारी चीजें इन वेदाओं में बात की गई है। वेदा बताते हैं कि ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज हम किसको कहेंगे। वेदा में उच्चारण दिए हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः भुवस्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये सारी चीजें आप ऋग्वेदा, और ये सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें तमाम प्रकार के हाइम्स है, उच्चारण है, तमाम प्रकार की लिटरेचर है, तमाम प्रकार के जप मंत्र है, उच्चारण है, प्रीस्ट जिनके जरिए एक ही सोसाइटी में किस तरीके से लोगों को एक तरीके से उनको रिलीजन या एक तरीके से उनके अंदर बिलीफ डालना है, जो उनको मटेरियलिज्म से किस तरीके से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कनेक्ट करना है, उसके बारे में डील करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे रिचुअल टास्क की बात करता हूँ। तो रिचुअल टास्क में सामवेद के बारे में आप पढ़ते हैं। जो वेद है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सीधी सी बात है, जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट है, और जो इसके जो उच्चारण करता होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनको जिसको प्रीस्ट बोलते हैं, उनको होत्री बोला जाता था उस सिविलाइजेशन में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सामवेद जो है वो सेक्रीफाइस की बात करता है, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेक्रीफाइस क्या होता है। अथर्ववेद जो है वो मैजिकल, सिंगिंग, चाम, इनके बारे में बात करता है। ये सारे टुटका उटका जितनी भी सारी चीजें होती हैं, तो उनके सारी चीजों के बारे में ये हमारा सामवेद बात करता है। ये सिंगिंग के बारे में बात करता है कि सिंगिंग, आप जो गाना गाते हैं किस तरीके से आप चांट करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। जैसे सिंगिंग में जो हमारी क्लासिकल ट्रेडिशनल सिंगिंग है, उसमें से तमाम प्रकार के जो राग हैं, तमाम प्रकार के जो एक तरीके से ठाट होते हैं, जैसे खमाज हो गया, इस तरीके के बहुत सारे 10-12 ठाट होते हैं। तो सब चीजें सारे गामा पा धा नी सा, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे इसमें अब बहुत सारे और राग बनते हैं। राग में ये होता है कि अवरोह क्रम में 5 स्वर होते हैं, 4 स्वर होते हैं, किसी किसी में 3-2 भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो हम आजकल गाने गा रहे हैं, बेबी को बेस पसंद है, ये आप बेबी को बेस पसंद है ना गा पाते अगर हमारे जो पुराने सिविलाइजेशन थे उन्होंने ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीजों का भी आविष्कार न करा होता, तरीके न बताए होते गाने के। चाहे वो आप रियाज से रिलेटेड ले लीजिए, गमक हो गया, किस तरीके से पलटा का रियाज करना, ये सब चीजें इन्हीं के जरिए आज आप बेबी को बेस पसंद है एक प्रॉपर राग में गा पा रहे हैं, वरना ये कभी संभव ही ना हो पाता। क्योंकि जो ट्रेडिशनल गायकी है उसी गायकी से निकल के आज, चाहे आप पॉप कल्चर ले लीजिए, चाहे आप रैप सॉन्ग ले लीजिए, चाहे जॉज ले लीजिए, या और भी जो सैड जॉनरा के गाने होते हैं, ये मिक्स वाले गाने हो गए, रैप कल्चर हो गया, ये सारी चीजें तभी आप कर सकते हैं जब आपको ट्रेडिशनल सिंगिंग का अच्छा खासा ज्ञान हो।
क्योंकि बिना हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूजिक के आप कोई भी म्यूजिक को बेहतर तरीके से उसके जो नोटेशन है उनको नहीं समझ पाएंगे, और तब तक आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी गाना गाएंगे उसमें कुछ ना कुछ राग और स्वर लगेंगे ही। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब वेदा को 4 पार्ट में बांट दिया गया है, संहिताज में, ब्रह्मनाद में, अरंत्याज में, उपनिषद में। तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में कि वेदा के भी 4 पार्ट होते हैं, संहिताज होती हैं, ब्रह्मनाद होते हैं, अरंत्याज वो होते हैं जो जंगलों में जाते हैं, वहां पे जाके हर्मिटेशन का काम करते हैं, मतलब सन्यासी बनते हैं और पीसफुल लाइफ जीने का प्रयास करते हैं। उपनिषद में वो होते हैं जो पीस्ट के पास बैठते हैं और फिलोसफिकल आइडियाज लेते हैं और सेक्रीफाइस कैसे करना है आत्मा के बारे में समझते हैं, ब्रह्म क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बेसिकली वो एक फिलोसफिकल थिंकिंग और नॉलेज अपने अंदर जनरेट करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सब सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, और चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। और समुंदर तो परखा है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों के जहाज बनाता हूं। बनाए कोई चाहे चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूं। तो दोस्तों आपको डरना नहीं, आपको लड़ना है। कोई कितनी भी खराब परिस्थिति हो उससे लड़ना है, दुनिया बदलने की आवाज बनाना है आपको। आपके अंदर वो जुनून है और आप कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है, लड़ना है और करना है। तो डरने का नहीं, लड़ने का। और आगे हम वेदिक आर्यन के अपने अगले पड़ाव पे चल रहे हैं। तो मैं आपको बेसिक तो पूरा समझा ही दिया हूं। अब हम लोग अपने कुछ और चीजों के बारे में कि वेदिक आर्यन कौन थे, इनके क्या थिंकिंग थी, ये सारी चीजें। तो ये जो वेदिक आर्यन थे ये बेसिकली एक प्रकार की रेस थी। अब ये रेस क्या होती है, क्योंकि अगर आपको रेस है नहीं पता तो आप कहाँ समझ पाएंगे कि ये आर्यन कौन थे। रेस एक प्रकार का सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि आप किस, जो भी आपका सोशल ग्रुप था उसमें एक तरीके की उस सोशल ग्रुप में आप उस रेस का हिस्सा थे। उस रेस का हिस्सा का मतलब क्या कि आप जिस ग्रुप में थे आपकी बनावट क्या थी, आपकी शारीरिक बनावट क्या उसी तरीके के जो ग्रुप के लोग थे उनकी जैसी थी। जैसे कि आपका नाक कैसा था, आप कितने गोरे थे, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या था, क्या आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल जो आपकी मुलायम बॉडी थी या आपकी काली बॉडी थी। आप बेसिकली किस चेहरे में जो और अलग प्रकार के आपके ही समान के लोग रह रहे हैं उनसे आपका किस तरीके से सिमिलरिटी थी, उसको रेस बोलते हैं। कि आप उस सोशल ग्रुप में जो आपकी शारीरिक बनावट ढांचा था वो क्या सेम था, कि आपका मुंह कैसा उन्हीं के जैसा था, काला था, मतलब आप उसी कम्युनिटी के वो उस समुदाय के ही आप क्या थे, आदमी थे। तो यही है। हालांकि इनको भी कई भागों में बांटा गया है, नेग्रोइड और तमाम प्रकार के रेसेस को अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग तरीके से कोट करा है। हालांकि जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं इस रेस के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी आप रेस का मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का सोशल ग्रुप है जहां पे जितने भी सोशल में ग्रुप में लोग रह रहे हैं उनका जो एक तरीके का स्ट्रक्चर है बॉडी का या उनका ढांचा है शारीरिक वो एक समान है, उसी को रेस बोलते हैं। क्योंकि वो इस एक रेस के लोग हैं। जैसे आर्यन है तो वो उनके जितने भी उस इलाके के लोग होंगे उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि वो एक प्रकार के उनके अंदर क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फीचर्स होंगे कि उनका भी नाक वैसा ही होगा, उनका भी मुंह काला ही होगा, वो भी उतने ही लंबे होंगे, ये सारी चीजें, उनके भी वैसे ही बाल होंगे। जैसे कबीला नहीं आप देखते हैं वही सारी चीजें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब जो वेदिक आर्यन थे, अब ये पता लगाया जाता है या ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये जो वेदिक आर्यन थे वो कहाँ से आए, कौन थे, क्या ये इंडिया के लोग थे
या कहीं बाहर से माइग्रेट हुए, और अगर माइग्रेट हुए तो क्या कारण रहे जिनके वजह से माइग्रेट हुए, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। हालांकि ओरिजिनली ये रसिया से आए, रसिया से माइग्रेट होकर ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट साइड में आए, जिसके इनका नाम आर्यन रखा गया। ये कौन थे, अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक प्रकार के लिंग्विस्टिक ग्रुप था। मैंने अभी आपको रेस के बारे में बताया कि एक प्रकार का ग्रुप था जिनकी लैंग्वेज, उनके खाने पीने का स्टाइल, उनकी जो फैमिली का क्लान था लमसम, वो सारी चीजें सेम थी। तो कॉमन आइडेंटिटी थी उनकी। वी फीलिंग नहीं, इनके अंदर वी फीलिंग थी कि हम सब लोग एक ही हैं। तो जब कभी सोशल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि इन ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप क्या होता है। तो एक प्रकार से इन ग्रुप के पार्ट थे। हालांकि आप इतना भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको अभी इन ग्रुप आउट ग्रुप का मतलब नहीं पता है, तो मैं बता दे रहा हूं। अब कैसे पता लगाया जाएगा कि ये कहां से आए, तो इसको पता लगाने के लिए या तो कोई स्टडी हुई होगी, या तो कोई गया होगा, या तो कोई साक्ष्य मिले होंगे, या तो कहीं किताबों से पता चला होगा, या तो कहीं कोई जो और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते हैं उनमें लिखा होगा, या प्रॉपर स्टडी करी गई होगी, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि ये आर्यन कौन है। क्योंकि तब तो आप थे नहीं, कोई दूसरा था, किताबों में लिखा गया, या कहीं पे शिलालेख में लिखा होगा, या कोई चीज कहीं पे स्टोर करके जो बनाई जाती है, अर्चाइव उनमें रखी जाती है, तो उनके जरिए ही हम ये पता लगा पाएंगे कि ये वैदिक आर्यन कौन थे और कहां से आए। तो ये एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं एविडेंस की बात करूं तो एविडेंस ये बताता है कि आपने जो भी घटनाक्रम घटी है उसके साक्ष्य क्या है। मतलब जो कांड हो जाता है वो कैसे पता लगे। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो या मर्डर कर दिया, तब आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका मर्डर हो गया। या तो उस मर्डर से आपको ये पता चलेगा कि यार इसके खून बह रहा था, इसके इतना लगा था, या वहां से कोई चाकू बरामद हो गई, या उस जगह पे कोई आदमी था जिसने देखा, या कोई ऐसे साक्ष्य थे, या कोई ऐसा एविडेंस था, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट छूट गए जिनके जरिए आप कड़ियां जोड़ के पता पा पाएंगे। वैसे हम जब किसी चीज को इंडो आर्यन के बारे में पता लगाएं तो कड़ियां जोड़ने से पता चलेगा कि हाँ कोई स्टडी हुई, वहां पे कोई लोग गए, या कोई उनसे रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड हुआ, या स्टडी हुई। उसके जरिए हम जब कड़ियां जोड़ लेते हैं तो उन्हीं कड़ियों का ही नाम एविडेंस है, और इसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। जब कभी मैं लॉ में पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। और ये जो आधे लोग थे ये एंड्रोनोवो कल्चर से, जो साइबेरिया से वहां से दिया है। तो ये कौन थे, इनकी लैंग्वेज क्या थी, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप था। अब ये सीधी सी बात है, कहीं से आए होंगे तो क्यों आए होंगे, या तो वहां का क्लाइमेट नहीं सही रहा होगा, या वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, या वहां की जो कंडीशन थी वो सुटेबल नहीं होंगी लाइवलीहुड के लिए, या कोई और अदर रीजन होंगे। क्योंकि इंसान माइग्रेट क्यों होगा, जब उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो इंसान माइग्रेट होगा। या कोई लड़ाई हो गई होगी, या कोई डिसीज क्रिएट हो गए होंगे, या वहां फ्लड आ गया होगा, या और कोई नेचुरल कासेस हो सकते हैं, मैन मेड कासेस हो सकते हैं, अदर कासेस हो सकते हैं। तो कुछ कारणों की वजह से ही तो लोग माइग्रेट करेंगे। अगर मेरे को सारी चीजें यहाँ मिलती रहे तो मेरे को माइग्रेट होने की जरूरत क्यों है। तो वही सारी चीजें हैं। अब माइग्रेट हुए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो कमियां उन्होंने वहां देखी होंगी उनसे बचने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी जगह अपना सेटलमेंट बनाएंगे, रहने का प्रमाण करेंगे जहां पे उनको सारी सुविधाएं मिल सके, जो उन्होंने वहां फेस करी है वो ना फेस करें। तो इसीलिए जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन बताता है कि वैदिक आर्यन जो आए उन्होंने, भाई ज्योग्राफी क्या बताती है, ज्योग्राफी तो ये बताती है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो भी पैरामीटर है, कौन से ऐसे पैरामीटर है जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुटेबल है। तो अगर जो हमारे आर्यन लोग आए वो अगर ज्योग्राफी के ओरिजिन में देखा जाए, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसी जगह रहेंगे जहां उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके लाइवलीहुड की व्यवस्था,
प्रॉपर उनके रिक्रिएशन प्रोक्रिएशन की व्यवस्था, वहां का सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन, हर सारी चीजें उसके पीछे जिम्मेदार है। तो कोई भी चीज आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं, हर चीज को आपको जोड़ तोड़ कर ही पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे वो सप्त सिंधु का इलाका चुने, सप्त सिंधु का इलाका इस वजह से चुने क्योंकि वो नदियां थी, फर्टाइल जमीन था, प्लेन जमीन था, वहां पे एग्रीकल्चर हो सकता था, आसानी से ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता था, घर बना सकते थे, प्रॉपर लाइवलीहुड मिलेगा, कंडीशन भी सुटेबल रहेगा क्योंकि पानी की व्यवस्था रहेगी तो ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होगी और ये सारी चीजें। तो इस वजह से उन्होंने सप्त सिंधु का इलाका चुना। हालांकि जो ये इलाका है वो पंजाब और हरियाणा, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये सारी सिंधु नदी, ये जो नदियों के पास है, क्योंकि जब नदी के पास आएंगे तो उनको खाने पीने की, रहने की और प्रॉपर रिक्रिएशन की व्यवस्था और इनके घूमने टहलने की और एक्स्ट्रा लेजर टाइम बिताने की सारी समस्याओं का समाधान वहां पे हो जाएगा। तो इस वजह से वो लोग वहां पे रहना प्रेफर करेंगे। अगर ये सारी चीजें ना होती तो ये माइग्रेट होके यहाँ आते ही क्यों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सरस्वती रिवर हो, चाहे बिपाशा रिवर हो, चाहे परुसनरी रिवर हो, चाहे सुतपुरी रिवर हो, ये सारी रिवरें हैं जिनके बारे में हमको एविडेंस से पता चलता है कि जो आर्यन थे वो माइग्रेट होकर यहाँ आए। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है वो ये बताता है कि कुछ जो सेटलमेंट है वो पंजाब, यूपी, राजस्थान यहाँ पे भी देखने को मिले। वो इस एग्जावेशन से, खुदाई से पता चला या कुछ प्रमाण मिले या कुछ थ्योरियां हैं जो इसके बारे में बताती हैं कि वहां सेटलमेंट के कुछ एविडेंस मिले। तो इन सारी चीजों के बारे में ये बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो वही बात है कि दोस्तों आपको डरना नहीं है, जो है उसी से शुरू करो। आप जहां हो उसी से शुरू करो, वहीं से शुरू करो। परफेक्ट मौके की इंतजार में करोड़ों सपने खत्म हो जाते हैं। तो परफेक्ट मौका कभी नहीं आएगा। आपको जितना आता है उसी से चालू करो। अब आपके पास अदम्य साहस शक्ति बल है कि आप कर सकते हैं। डरना नहीं है, लड़ना है और आप एक दिन सफल होंगे। कोई भी काम करिए, डरना नहीं है। ये डर के कुछ होता नहीं है। जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। बेस्ट देने के लिए आपको डर से हटना पड़ेगा। और आपको डर किस बात का है? अरे जिनके पास कुछ नहीं है वो भी दो रोटी का सब व्यवस्था करते हैं। आप डरिए नहीं, आप लड़िए। आपके पास बहुत ताकत है। आप अपने को, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य और योग्यता है कि आप दुनिया को हिला सकते हैं। बस आप अपने को पहचानिए, अपने अंदर बिलीफ पैदा करिए, अच्छी चीजों पे अच्छी संगत करिए, अच्छे लोगों का साथ करिए। गलत लोगों का साथ करेंगे गलत तरीके जाएंगे। मोटिवेट रहिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, मजाक में पढ़िए, जितना है उतना पढ़िए, ना है ना पढ़िए, कोई लोड नहीं है। जैसा कि B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि परफेक्ट मौके का इंतजार नहीं करना है, जो है उसी में प्रयास करना है। तो उसी बात में वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो मैं आप लोगों को वैदिक पीरियड के बारे में इतना कुछ बता चुका हूं। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया वैदिक क्या है, वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ, किस तरीके से सिविलाइजेशन हुआ, वैदिक आर्यन कौन थे, कहां से आए, माइग्रेट क्यों करे, क्या उसके पीछे रीजन रहा। अब जो वैदिक पीपल थे उन्होंने अपने रहने के सेटलमेंट के लिए वहां की क्या सोशल स्ट्रक्चर था, क्या वहां की इकोनॉमिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल व्यवस्था क्या थी, किस तरीके के रिलीजन मानते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म क्या करते थे, और अदर जो उनकी लाइफ थी वो किस तरीके से थी उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं यहाँ आप लोगों को अब थोड़ा डील में बताने का प्रयास करता हूँ। अब हम पॉलिटिकल लाइफ की तरफ चलते हैं कि जो वैदिक पीरियड के लोग थे उनकी पॉलिटिकल लाइफ क्या थी। जो वहां के समाज की एक यूनिट थी, लोग थे, उनको जन बोला जाता था। और जो उनका चीफ होता था, जो इन जन की देखभाल, इनके सारे वेलफेयर का काम, इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था, किस तरीके से इनको सारी चीजों की सिक्योरिटी देना है, वो जो हेड होता था उसको हम राजन बोलते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि
आप कहीं भी रहिए, संचालन के लिए किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कौन उसकी उस सोसाइटी में देख रेख करेगा, लोगों को किस तरीके से क्या चीज की दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करा जाए। तो जो एक तरीके से प्रशासन, लोक प्रशासन, जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के समय में कि हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुलिस का क्या काम है, ऑफिशियल्स का क्या काम है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिशियल हैं वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, कि किसको कितना हेल्थ में क्या करना है, एजुकेशन में क्या करना है, पुअर्टी में क्या करना है, और भी जो अलग अलग प्रकार के पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उन पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करके, ताकि बेहतर मैनेजमेंट प्लानिंग हो सके और सारे लोगों का वेलफेयर हो सके, मैक्सिमम जो महाकल्याण महापरोपकार वो हो सके। हालांकि पहले जो सोसाइटी थी वो इतनी पॉलिटिकल व्यवस्था थी नहीं, ना डेमोक्रेसी थी, और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जो हमारा स्टेट का नेचर था वो बेसिकली मोनार्ची पे बेस्ड था, क्योंकि राजा ही सर्वशक्तिमान माना जाता था। हालांकि आजकल लोग शक्तिमान माने जा रहे हैं, सिस्टम बदला। अब हम अपनी जो बात करते हैं, हम पीपल सोवरेनिटी की बात करते हैं, पहले हम किंग सोवरेनिटी की बात करते थे। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में आपको समझने की मैं कोशिश करा रहा हूं। जैसे पहले जो टैक्स लगता था उसको बाली बोला जाता था, अब आजकल तो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम, एक्साइज, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, तमाम प्रकार के टैक्स आ गए। हालांकि पहले जो गवर्नमेंट थी उतनी स्ट्रांग थी नहीं, ना इतना डेवलपमेंट था, ना कम्युनिकेशन थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना बेहतर इंस्टीट्यूशन थे, ना इतना डेवलपमेंट था, ना इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, ना टेक्नोलॉजी का दौर था। लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग में जीते थे, आजकल लोग मॉडर्न है, उनकी थिंकिंग, एजुकेशन और रिलीजन में भी परिवर्तन हुआ है। लोग अब रिलीजन से फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, रीजन विवेक पे काम कर रहे हैं, जैसा कि कांट कहते हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव, जो उनकी एक फिलॉसफी है, उसके बारे में मैं कभी बात करूंगा। हालांकि इसके बारे में हम डील करेंगे आर्मी, जो पहले की ट्रेडिशनल सोसाइटियां थी, वैदिक पीरियड था, उसमें सेना होती थी जो टेम्पररी फाइट करने के लिए बनाई जाती थी। अगर कहीं पे वार कुछ हो जाए तो जो भी होता था उसको मोबिलाइज कर दिया जाता था, इधर उधर भेजा जाता, ताकि वहां सिक्योरिटी में बेहतर बनी रहे, सोशल ऑर्डर बना, पीस हारमोनी मेंटेन रहे। क्योंकि जो वैदिक सोसाइटी थी वो बहुत सभ्य सोसाइटी थी, वहां इक्वालिटी था स्टेटस का, और सब लोगों को बराबर सम्मान मिलता था। जो स्टेटस था वो पुरोहितों का सबसे सुप्रीम माना जाता था, क्योंकि राजा के ये एक तरीके से राजा को मदद करते थे, राजाओं को बताते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलाना है और कितना कौन कौन से मंत्रों का यूज करना है। क्योंकि ये पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते थे, राजा को सलाह देते थे कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ा जाता है। सब कुछ मटेरियलिज्म ही नहीं होता, आपका काम प्रजा की देख रेख करना है, उसको खुश करना है, ना कि अन्याय, हत्या, वार, क्राइम इस तरीके की। तो इस वजह से इनको बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि ये वो लोग होते थे जिन्होंने संसार का सब कुछ त्याग कर, पूरा मटेरियलिज्म को छोड़कर इन्होंने सन्यासी जीवन जीने का, या सन्यासी थिंकिंग या फिलोसफिकल थिंकिंग, या हम कह सकते हैं मटेरियलिज्म को पूरी तरह से छोड़कर कि एक जो सही जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए वो इन लोगों को ही पता था। इसीलिए इस क्लास का जो स्टेटस था वो सबसे ऊपर था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को, और मेरे को आशीर्वाद और सपोर्ट देते रहे। अब हम लोग चलते हैं अपने सोशल लाइफ की तरफ। अगर मैं इसको कंपैरिजन कराऊं कि कैसे कैसे चेंज हुआ जो वैदिक, पहले अर्ली वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो अगर इनकी लाइफ देखा जाए, पॉलिटिकल लाइफ, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ गया वो जनपद का कॉन्सेप्ट आ गया। ये थोड़ा ज्यादा जहाँ पे लोगों के चरण पर है उसको जनपद बोला गया कि ये जन का पद है, मतलब लोगों का पद है, और ये काफी इमर्ज हुआ। पहले जन बस थे, अब ये बड़े हो गए तो इनको सिक्योरिटी भी ज्यादा चाहिए लगी, अब इनके रोल भी डिसाइड कर दिए गए। इनको टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया कि आपका जो साम्राज्य है, ये जो किला है, इसको कोई भेद ना पाए, प्रॉपर इस तरीके से प्लानिंग करी गई कैसे प्रोटेक्ट करना है, कितने सैनिक चाहिए क्या, और वो टूल्स मैकेनिज्म है जिसके जरिए जो आपकी
राजा की एक बाउंड्री है, उसको कोई भेद ना पाए, कौन कौन से ऐसे टूल्स तरीके होने चाहिए जिससे जो सिक्योरिटी है वो खतरे में ना जाए और जो राजा का साम्राज्य किंगडम है वो मजबूत बना रहे। जो छोटी छोटी सभाएं थी, सभा को ओवरटुक कर दिया, सभा की जगह समितियां आ गई, बाली बंगा शुल्क लगने लगा, पहले से बाली बस लगता था। रूडिमेंट्री आर्मी आ गई, जिसका जो रूडिमेंट्री आर्मी आ गई, तो रूडिमेंट्री आर्मी का जो एक तरीके का सिस्टम था वो ज्यादा बड़ा हो गया। उस सिस्टम की वजह से जो आर्मी पहले सिर्फ एक प्रोटेक्ट करती थी, टेम्पररी फाइट करती थी, अब क्या था, ये लड़ाई के लिए रूडमेंट्री, जिसको हत्या नरसंहार कर देती थी कि राजा को कुछ दिक्कत ना हो, राजा को प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि कोई भी स्टेट का भी किंगडम प्रोटेक्ट की जा सकती है जब वहां सिक्योरिटी बेहतर हो, वहां का सही से एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां के लोग जो है सिक्योरिटी है वो मजबूत हो, कोई जो प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट हर तरीके से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। जो टैक्स हैं अब आर्मी पे लिवाइज किए जाने लगे, प्रीस्ट जो है उनको सबसे ऊपर पोजीशन दी गई, गार्ड माना जाने लगा, क्योंकि ये भगवान की बात करते थे, ये धर्म की बात करते थे, ये फिलोसफिकल थिंकिंग के बेस थे, ये उच्चारण करते थे, बड़े बड़े मंत्र पढ़ते थे, ज्ञानी पुरुष थे, दुनिया की जो मटेरियलिज्म थिंकिंग को छोड़कर ये आए थे, इन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था सच्चाई की तरफ, इसीलिए राजा इनको इतना मान सम्मान देते थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सोशल लाइफ की तरफ, की पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, अब वहां सामाजिक स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि अगर आप देखें तो सोशल लाइफ का मतलब होता है कि समाज कैसा था, स्ट्रक्चर क्या था, वहां की फैमिली क्या थी, वहां कास्ट व्यवस्था कैसी थी, वहां का रिलीजन क्या था, स्टेटस क्या थे, रोल क्या थे, कौन कौन से ग्रुप थे, क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, पोजिशनल स्ट्रक्चरिंग क्या थी, ये सारी चीजें जब सोसाइटी में हम कभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। हालांकि आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सोशल लाइफ में सोशल ग्रुप क्या थे, जो सोशल ग्रुप थे वो बेसिकली ऑक्यूपेशन पे बेस्ड नहीं थे, जो क्योंकि ऑक्यूपेशन पे बेस्ड ना होने का मतलब ये था कि बर्थ से ऐसा नहीं डिसाइड था कि तुम यही काम करोगे, आजादी थी। जैसे अब आजकल मॉडर्नाइजेशन और लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा, अब चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप किसान के लड़के हैं तो आप भी नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपके अंदर अगर प्रतिभा है, हुनर है, तो आप अपनी जगह बना सकते हैं। तो वही सारी चीज है कि ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे पिता फार्मर है तो तुम सिर्फ फार्मर का ही काम करेंगे, ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं था कि तुमको जो बर्थ से तुम्हारे पापा अगर किसान है तो तुम भी किसान बनोगे, ये चीज वहां एक अच्छी थी। तो ये दर्शाता है कि वहां फ्रीडम थी लोगों को, वहां लिबर्टी थी लोगों को। सोशल स्ट्रक्चर जो वहां का था कि सामाजिक जो आधारभूत संरचना है, जैसा हम कहते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, वैसे एक सोशल स्ट्रक्चर है। तो सोशल स्ट्रक्चर में जो क्लान है कि जो फैमिली है वो इगालिटेरियन थी। इगालिटेरियन का मतलब वहां जो फैमिली थे बराबर अधिकार थे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको बराबर का अधिकार था, वो अपनी बात को रख सकता था, उसको लिबर्टी थी, फ्रीडम थी। महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती थी। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर किसी देश की व्यवस्था को बदलना है, देश का प्रोग्रेस करना है, तो महिलाओं के पंखों को खोलो, महिलाओं को वो पंख दो, महिलाओं को उड़ने की वो आजादी दो, तभी जो हमारे एक देश का जो डेवलपमेंट होगा, देश का जो एक विकास होगा, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि आएगी, वो तभी संभव है जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगी। तो ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कही थी जी, तभी हम जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस और जेंडर पैरिटी नाम के कॉन्सेप्ट को रिमूव कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारी फ्रीडम, बहुत सारे और भी इंटरनेशनल जो बॉडीज है, चाहे वो IPCCI की रिपोर्ट के बारे में हो या और भी यूनाइटेड नेशनल कल्चर कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल राइट हो, उसके बारे में बात करती, बीजिंग कन्वेंशन में इसके बारे में बात किया गया, और यूनाइटेड नेशन की तमाम संस्थाएं जो महिलाओं के लिए काम कर रही, जेंडर जस्टिस की बात कर रही, उनको बराबर की मान्यता दे रही। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा।
अब फैमिली की तरफ चलते हैं तो फैमिली का जो लार्जर ग्रुप होता था उसको क्लान बोलते थे, और जो जन होते थे, जो लोग होते थे लार्जेस्ट, उनको एक सोशल यूनिट के तरीके देखा जाता कि समाज की एक इकाई है, लोग हैं, तो उसके बारे में भी फैमिली के बारे में बात की जाती थी। तो यही सारी चीजें थी। वर्ण सिस्टम में ये था कि जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो सोशल ग्रुप थे, उनको उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांट दिया गया था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण होते थे जो पढ़े लिखे फिलोसफर होते थे, जो क्षत्रिय होते थे उनका काम प्रोटेक्ट करना, लड़ाई करना, दंगा फसाद, सिक्योरिटी मेंटेन करना, क्षत्रियों का काम होता था। और इसके बाद वैश्यों का काम होता था व्यापार करना, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज करना, और शूद्र जिनका काम मैला ढोना या छोटी मोटी जो भी दिक्कतें, तो शूद्र को सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया था। तो ये एक बहुत खराब, हम कह सकते हैं कि व्यवस्था बना दी गई थी, सिर्फ उसके जो थिंकिंग या उसके नॉलेज के आधार पे। जबकि ये सारी चीजें, क्योंकि ह्यूमन ऐसा माना जाता है कि अगर हम नेचुरल लॉ या नेचुरल लॉ की फिलॉसफी जो ये कहती है कि जैसा कि अगर मैं कहूं, आपको बताऊं, तो रूसो कहते हैं कि मैन आर बॉर्न फ्री एंड मैन है चैन इन एवरीवेयर। तो इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसकी हर जगह चैन है, उसको स्वतंत्रता की, उसको आजादी दो, उसको किसी स्लेवरी में ना जीने दो, उसको छोटा ना मानो। वो जितना आपके पास लिबर्टी है, राइट है, उतना उसके भी पास है। तो ये कुछ जो धीरे धीरे हम सोसाइटियां चेंज हुई या हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ, तो काफी सारे चेंजमेंट देखने को भी मिलते हैं। जो ये वर्ण सिस्टम है, फिर ये कास्ट सिस्टम आया, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। उसी का परिणाम है कि आज सोसाइटी में जितने भी दंगे फसाद, कम्युनल वायलेंस या टेररिज्म से रिलेटेड मामला, इंसर्जेंसी से रिलेटेड मामले आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो ये इसी का कारण, क्योंकि सोसाइटी बटी हुई है। हिस्ट्री ने भी बहुत पहले से मतभेद क्रिएट करा है। चाहे अगर आप मान लें की रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, बंगाल विभाजन की बात कर लीजिए, लखनऊ सेशन की बात कर लीजिए, इनमें जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह से ये समस्याएं आज भी देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम वुमेन एजुकेशन की बात करें तो वुमेन एजुकेटेड थी, मतलब ये इससे ये सोच होता है कि जो महिलाएं थी वो बहुत एजुकेटेड थी, उनके अंदर ज्ञान का पर्याप्त भंडार था, वो टैलेंटेड थी, उनके पास वो सारी एक तरीके की कला थी जो पुरुषों के पास थी, इसीलिए वो इतनी फिलोसफिकल टैलेंटेड थी। गोत्र सिस्टम वहां पे प्रिवेल नहीं करता था। और दूसरी बात वहां पे जो था कि मैरिज जो होती थी वो मोनोगामी, मतलब एक ही मैरिज को मान्यता दी गई थी। जो चीफ होता था वो पोलीगैमी कर सकता था, क्योंकि अगर देखें तो जो जिसके पास प्रिविलेज है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो हमेशा फायदा उठा लेता है। आज के ही समाज में देख लीजिए, जो बड़े लोग हैं वो 4-4 मैरिज करें। चाहे अरमान मलिक को देख लीजिए, 2-2 बीबी रखे, हालांकि वो तो मुस्लिम है, रख सकता है, 4 वाइफ लाई हुए हैं। अभी देख लीजिए, और हर ही साल में 60 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। तो जो पावर में है, जिसके पास पैसा कौड़ी है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। बेचारा अगर और कोई आदमी है कि दूसरी शादी कर ले तो सीधा आईपीसी में बिगैमी का शिकार हो जाएगा 494 में, क्योंकि बिगैमी एक ऑफेंस है, सजा है उसके लिए। तो ये भी सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये जो इनइक्वालिटी पैसे से क्रिएट हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और महिलाओं की अगर स्थिति देखी जाए तो हमेशा से पुरुषों के मुकाबले डाउन ही रही है, क्योंकि कुछ तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, कुछ ऐसे कल्चर बने हैं, शुरू से ही बता दिया जाता है कि औरत कमजोर है, उसको तो दूसरे के यहाँ जाना है, क्यों पढ़ाया जाए, क्यों लिखाया जाए। तो महिलाएं अगर अपनी स्थिति मजबूत कर सकती तो एक दम पे कर सकती हैं, जब वो पढ़े लिखे, सामर्थ हो, और वो इतना पढ़े लिखे कि जो पुरुष है वो उनके सामने पानी भरते नजर आए, उनके पैर पड़े, तो ऑटोमेटिक स्थितियां सुधर जाएंगी। कि जब स्त्री पुरुष को कंट्रोल करने लगेगी तो ऑटोमेटिक जो ये वायलेंस होता है, रेप होता है, या हम कह सकते हैं और भी तमाम सारे क्रिमिनल फोर्स का लोग यूज करते हैं, डिसरोप करते हैं,
और उनका इस तरीके के सुसाइड होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी नरसंहार होते हैं या उनका रेप हो जाता है, कस्टडी में लोग रेप कर देते हैं या उनके साथ गलत तरीके से मिसबिहेव करते हैं, उनका एक तरीके से हैरेसमेंट होता है, ये सारी चीजें तभी जा सकती हैं जब महिलाएं अपनी स्थिति, अपने स्टेटस को ऊपर करेंगे। अगर ये नहीं कर पाई तो पुरुष हमेशा उनको दबा देगा। जैसा कि स्लाइवा वल्वी कहती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिलोसफर है या बहुत बड़ी कह सकते हैं हम विचारक है सोशियोलॉजिकल थिंकिंग की, वो ये बताती हैं कि महिलाएं हमेशा से पुरुष के ऊपर निर्भर रही हैं, वो चाहे मास्कुलिनिटी के बेसिस पे हो, चाहे वो उनके सेक्सुअल फ्रीडम के बेसिस पे हो, और चाहे वो किसी भी चीज पे लीजिए, चाहे प्रेगनेंसी की बात आ जाए या मेंस्ट्रुएशन कप की बात आ जाए, वो अपनी बात कहाँ जाएंगी, या सेक्सुअल नीड की बात आ जाए, तो इस वजह से पुरुष उनका हमेशा से फायदा उठाता रहा है। स्टेट भी उनको कहीं ना कहीं नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है। बहुत सारे एक्ट बनाने के बाद, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस की बात हो, या सेक्सुअल सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो गवर्नमेंट है, तमाम सोशल लेजिस्लेशन अल्लाह इस पे तमाम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी बहुत वर्क कर रहे हैं। स्टिल द प्रॉब्लम इज, क्योंकि स्टेट उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। और सबसे पहले उनकी थिंकिंग को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होने की वजह से, गवर्नमेंट के मैकेनिज्म होने की वजह से, जेंडर जस्टिस का या अवेयरनेस होने की वजह से, महिलाओं के पढ़ने लिखने की स्टेटस की वजह से ये प्रॉब्लम कम हुई है। बट स्टिल द प्रॉब्लम is there in our day-to-day life, and women are facing same problem here and there. So Saliva Walby is also talking about these things. हेनरी मैन कहते हैं कि पहले जब सोसाइटियां ट्रेडिशन थी तो वो एक स्टेटस में बंधी थी। जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से स्टेटस में बंधे थे कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये स्टेटस है। जैसे कि औरत का काम है कि घर में खाना बनाएगी, पुरुष का काम है कि वो बाहर काम करेगा। जब एक जगह रहते थे तो मिल बांट के रहते थे, सब बंधे हुए थे, तो कोई दिक्कत होती नहीं थी, कहीं जाते नहीं थे, कोई फ्रीडम उतनी थी नहीं, और ना कोई इतना डेवलपमेंट था, ना ट्रांसपोर्टेशन का, ना कम्युनिकेशन का, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ना रोड का, ना किसी चीज का, ना इतनी कम्युनिकेशन गैप भी बहुत सारा था। और जो एक तरीके से कल्चर था वो भी एसिमुलेट नहीं हुआ था। जो कल्चर था वो अगर एक ग्रुप का है तो उनकी अपनी थिंकिंग, ट्रेडिशन, कस्टम थे। हालांकि जैसे जैसे सोसाइटियां मूव हुई, महिलाएं पढ़ी लिखी, लिबरल हुई, उनकी थिंकिंग में परिवर्तन आया, सेक्सुअलिटी चेंज हुई, तो आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम है कि अब जो महिलाएं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे बंधी हैं, कि बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रही हैं, बड़े बड़ी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, तो उनके प्रेफरेंस, थिंकिंग और हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। थोड़ी मॉडर्न हो गई है, वेस्टर्नाइजेशन थिंकिंग आ गई है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो शादियां हैं वो अब इंटरकास्ट हो रही हैं, जो डिवोर्स है वो बढ़ रहे हैं, क्राइम वो बढ़ रहे हैं, हैरेसमेंट वो बढ़ रहा है, और जो प्रेफरेंस है सेक्सुअल चॉइस का वो भी डिफर कर रहा है, डिवोर्स बढ़ रहे हैं। लोग जो हम कह सकते हैं कि आजकल जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो भी इसका एक परिणाम आप देख रहे हैं। इस तरीके से सोसाइटी में बिखराव हो रहा है। जो ज्वाइंट फैमिलियां हैं वो एक तरीके से अब ज्वाइंट फैमिलियां नहीं रह गई हैं। अब उन फैमिलियों को सिर्फ पहले जो सब लोग एक साथ रहते थे अब वो चीज देखने को नहीं मिलती। अब माता पिता और उनके बच्चे, तो जो फैमिलियां ज्वाइंट थी वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करते रहे मेरे चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो ये आज आपको मैं बेसिक लेक्चर बताया हूँ, जितना मैं आपको पूरा डील में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अभी हमने पॉलिटिकल पढ़ा, सोशल पढ़ा, अब हम रिलीजन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इकोनॉमिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर कुछ और कारण रहेंगे, फिर कैसे कैसे ये वैदिक पीरियड खत्म हुआ, कौन कौन से वो रीजन थे, उनके बारे में पूरा बात करूंगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, मुझको सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे।
हालांकि हमने शुरुआत करी है, तो ये लेक्चर कम से कम महीने खाड़ में आपको पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, फिर हम मेडिवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक, पॉलिटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, इथिक्स सब मैं पढ़ा दूंगा। बस आप मेरा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। कल मैं आप लोगों को पनिशमेंट से रिलेटेड लेक्चर पढ़ाऊंगा, और डरना नहीं है, करना। एक बार फिर कह रहा हूं कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको लड़ते रहना है, और बिना कोई टेंशन के आप ये समझिए कि अब आपको पढ़ना है, सोचना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप नौकरी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे, सब इंसान बनेंगे, चार लोगों को समझाएंगे कमा खाने के लिए, तो कम से कम आपके पास बुद्धि आ जाएगी, आप अपना लाइवलीहुड तो चला पाएंगे। वरना 500 इससे मांगते फिरेंगे, किसी के तलवे चाटने से बेहतर है अपने को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहें, और मुझको सपोर्ट करते रहें। तो इसी के बहाने आपको एक बढ़िया शायरी सुनाता हूँ, फिर हम लोग एंड करते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो जो भी करना है अपने देश के लिए करना है, अपने देश के लिए मरना है, और अपने देश का नाम दुनिया में, एजुकेशन की जो एक थिंकिंग चली आ रही कि उसको पढ़ाई या लाइवलीहुड का ही जरिया बनाया गया। सरकार भी ऐसे लोगों को जिनको नौकरियां नहीं, कुछ ऐसा अल्टरनेटिव, ताकि वो भी अपना रोजगार, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रक्चर में ही कमी की सरकार पेपर कराती है, लीक हो जाते हैं, हम लोग जीवन भर पढ़ते रहते हैं, और लोग हमसे ज्यादा फायदा उठा के बड़ा बड़ा अपना सिस्टम सजाए बैठे हैं। हम लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं हो रहा तो जितना आता है कम से कम उस लेवल की स्किल तो उसके अंदर डालो, उसको काम दो, ताकि वो अपने जीवन को, नहीं घर में जाएगा वहां भी गाली खाएगा, बाहर भी जाएगा वहां भी गाली खाएगा, तो कुछ तो करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को, और लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहें और कमेंट करते रहें। जय हिंद।